नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति का पासपोर्ट ही तय करता है कि उससे टैक्स कहाँ देना है? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल। लेकिन जब बात भारत के टैक्स कानूनों की आती है तो कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि टैक्स के नजरिए से भारत में निवासी होने का असली मतलब क्या है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे टैक्स होम बेस का कॉन्सेप्ट, फिर रेजिडेंसी की चेकलिस्ट देखेंगे। इसके बाद आएगा ऑर्डिनरीली रेजिडेंट वाला ट्विस्ट, एक क्रिकेटर की केस स्टडी से इसे और अच्छे से समझेंगे। और आखिर में हम ग्रुप्स और कंपनियों के नियमों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि टैक्स की दुनिया में घर का मतलब वो नहीं होता जो हम आमतौर पर सोचते हैं। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कोई कहाँ का नागरिक है, बल्कि यह पूरी तरह से कुछ कानूनी नियमों पर आधारित है। तो क्या किसी की नागरिकता ही उसकी टैक्स की जिम्मेदारी तय करती है? देखिए, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। भारत का इनकम टैक्स एक्ट नागरिकता को नहीं बल्कि किसी और ही चीज को देखता है। तो फिर असली खेल किस चीज का है? वो है आवासीय स्थिति, यानी रेजिडेंशियल स्टेटस। यही वो फैक्टर है जो तय करता है कि किसी की आमदनी पर भारत में टैक्स लगेगा या नहीं। और सबसे दिलचस्प बात, ये कोई परमानेंट टैग नहीं है, ये स्टेटस हर साल बदल सकता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी शब्द समझ लेते हैं, लायबल टू टैक्स। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी देश का कानून किसी व्यक्ति पर टैक्स लगाता है तो वो उस कानून के दायरे में आता है, भले ही बाद में किसी वजह से उसे वो टैक्स देना न पड़े या कोई छूट मिल जाए। तो सवाल ये है कि कोई भारत में निवासी या रेजिडेंट बनता कैसे है? इसे समझने के लिए एक बहुत आसान सी चेकलिस्ट है। यह है पहला और सबसे बेसिक टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ दो शर्तें हैं और मजे की बात यह है कि रेजिडेंट कहलाने के लिए दोनों को पूरा करने की जरूरत नहीं है, बस कोई एक ही काफी है। पहली शर्त तो एकदम सीधी है, क्या कोई व्यक्ति पिछले साल 182 दिन यानी मोटे तौर पर 6 महीने भारत में था? अगर जवाब हाँ है तो बात वहीं खत्म, वो व्यक्ति रेसिडेंट है। और अगर नहीं तो हम आते हैं दूसरी शर्त पर। इसमें दो चीजें देखी जाती हैं, क्या वो पिछले साल कम से कम 60 दिन भारत में था और क्या उससे ठीक पहले के 4 सालों में उसका टोटल स्टे 365 दिन था। अगर इन दोनों में से एक भी क्राइटेरिया पूरा हो गया तो वो व्यक्ति रेसिडेंट माना जाएगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ रेजिडेंट होना ही पूरी बात नहीं है। इसके अंदर एक और लेवल है, एक और क्लासिफिकेशन जो किसी की टैक्स लायबिलिटी को पूरी तरह से बदल सकता है। एक रेजिडेंट को दो और कैटेगरीज में बांटा जाता है, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, जिसे शॉर्ट में RNOR कहते हैं। और ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तय होता है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ अपनी भारतीय इनकम पर टैक्स देना है या फिर अपनी पूरी दुनिया की कमाई पर। तो किसी को RNOR का टैग कैसे मिलता है? इसके लिए भी दो कंडीशन हैं और यहाँ भी बस कोई एक पूरी करनी होती है। पहली, अगर वो व्यक्ति पिछले 10 में से 9 साल नॉन रेजिडेंट रहा हो, या दूसरी, अगर पिछले 7 सालों में भारत में उसका टोटल स्टे 729 दिन या उससे कम हो। दोनों में से एक भी शर्त पूरी हुई तो उसे RNOR माना जाएगा। अब थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए इसे एक असल केस स्टडी से समझते हैं। इससे सारी बातें एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। तो सोचिए, वेस्ट इंडीज के मशहूर क्रिकेटर क्रिस गेल हर साल 100 दिन के लिए भारत आते हैं, मान लीजिए IPL खेलने, और ऐसा पिछले कई सालों से हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए उनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। अब ये जो कैलकुलेशन है ये हमने सीधे सोर्स डॉक्यूमेंट से उठाई है, जिसमें पूरा हिसाब किताब दिखाया गया है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं और देखते हैं कि वो इस नतीजे पर पहुंचे कैसे। सबसे पहले बेसिक टेस्ट की दूसरी शर्त को देखते हैं। पिछले 4 सालों में हर साल 100 दिन के हिसाब से उनका टोटल स्टे कितना हुआ? 400 दिन। तो देखिए, वो पिछले साल 100 दिन भारत में थे, जो 60 दिन से ज्यादा हैं, और उससे पहले के 4 सालों में 400 दिन भारत में थे, जो 365 दिन से ज्यादा हैं। तो पहली बाधा पार हो गई, सी गेल एक रेजिडेंट हैं। पर कहानी अभी बाकी है, क्या वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है? अब आते हैं दूसरी जांच पर। हमें देखना है कि पिछले 7 सालों में उनका कुल स्टे कितना था। तो 100 दिन हर साल के हिसाब से ये बनता है कुल 700 दिन। और अब देखिए,
टोटल स्टे है 700 दिन और आरएनओआर के लिए कानूनी सीमा क्या थी? 729 दिन। साफ है उनका स्टे इस लिमिट से कम है और बस यही हमें हमारा जवाब मिल जाता है। तो फाइनल फैसला क्या हुआ? सी गेल रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। मतलब वो रेजिडेंट होने का पहला टेस्ट तो पास कर गए, लेकिन दूसरी शर्त ने उन्हें आरएनओआर की कैटेगरी में डाल दिया। अच्छा, तो अभी तक हम बात कर रहे थे इंसानों की, लेकिन ये नियम सिर्फ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF, फर्म्स और कंपनियों के लिए भी रेजिडेंशियल स्टेटस तय करने के अपने अलग नियम हैं। इन सभी के लिए सबसे जरूरी शब्द है कंट्रोल और मैनेजमेंट। इसका सीधा सा मतलब है बिजनेस का दिमाग कहाँ है, बड़े फैसले कहाँ लिए जा रहे हैं, असल कंट्रोल किसके हाथ में है। एक फर्म या HUF के लिए तो नियम एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है। अगर उनके कंट्रोल और मैनेजमेंट का जरा सा भी हिस्सा भारत में है तो उन्हें रेसिडेंट माना जाएगा। वो नॉन रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकते हैं जब उनका कंट्रोल पूरी तरह से भारत के बाहर हो। और कंपनियों के मामले में यहाँ भी मामला काफी सीधा है। अगर कोई कंपनी भारतीय कानून के तहत बनी है तो वो हमेशा रेसिडेंट होगी, बात खत्म। और अगर वो विदेशी कंपनी है तो देखा जाएगा कि क्या उस साल उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी असल मैनेजमेंट भारत में था। तो देखा आपने, नागरिकता से शुरू हुई बात दिनों की गिनती और मैनेजमेंट की लोकेशन तक पहुंच गई। भारत के टैक्स कानून वाकई एक अलग कहानी कहते हैं और ये हमें इस बड़े सवाल पर छोड़ जाते हैं कि इन नियमों के हिसाब से किसी व्यक्ति या बिजनेस का असली टैक्स होम बेस आखिर कहाँ होता है।